हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त 2023 को जो एग्जाम हुई है सीटेट की, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पेपर जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत हार्ड था एज कम्पेयर टू पेपर 1 और थोड़ा सा लेंदी भी था। ओके, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुई, या क्या हुआ कि उनको पेपर हार्ड लग रहा है, यह हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए पेपर को देखते हैं कि जो पेपर है वो किस प्रकार से आया था। जो जो पीवाईक्यू में हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया, जो पीवाईक्यू हम लोगों ने पढ़ा था, क्या उसमें से पेपर आया था या कहीं और से आया था, या कुछ न्यू टॉपिक्स भी थे, या कुछ नया बाहर से भी कुछ आया था, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। और जिसने एग्जाम नहीं दी है वो भी देख सकता है कि पेपर जो है वो किस प्रकार से आ रहा है, और जिसने दिया है उसे तो पता ही है कि पेपर कैसा आया था। ओके, तो पेपर के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सच में हार्ड है या हार्ड लगा, या नर्वसनेस की वजह से हार्ड लगा, या पेपर जो देना जाते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है इसकी वजह से पेपर हार्ड लगा। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। पेपर 2 है ये। पेपर 1 जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और पेपर 1 में ऐसा मान के चलिए कि अगर हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में 30 में से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यू टॉपिक्स थे, जो नए थे। ओके, सिर्फ मुझे काफ़ी हद तक रिलेटिव ही लगा, जो पढ़ा था पीवाईक्यू में वही था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पेपर 2 का जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो क्या है। ओके, क्या हमने कभी पहले ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं वो हम देखेंगे। ओके, ये तो कथन सही है, कथन गलत है, मतलब वो तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, मतलब कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में पहले भी पढ़ा है, पीआईक्यू में भी सॉल्व किया हुआ है, मतलब ये देखा हुआ क्वेश्चन है। सॉरी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विकास के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। राइट, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग ने देखा है। डेवलपमेंट जो है ये टॉपिक खुद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, तो ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ टॉपिक है। इसके बाद अधिगम के सामान्य सिद्धांत, मतलब लर्निंग के जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके वजह से विद्यार्थी जो है ना वो बेहतर रूप से सीख पाता है। तो ये भी काफ़ी हद तक, मतलब क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि हाँ भाई पढ़ा हुआ क्वेश्चन लग रहा है। राइट, इसके बाद एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने को मदद करना चाहती है। मतलब टीचर जो है ना बच्चे का मेटाकॉग्निटिव स्किल्स मेटाकॉग्निटिव स्किल जो है उसको डेवलपमेंट करना चाहती है। तो ये हो सकता है कि जो मेटाकॉग्निटिव स्किल है ये टॉपिक थोड़ा सा न्यू हो सकता है, क्योंकि जितना पीवाईक्यू हमने सॉल्व किया था उसमें तो मेटाकॉग्निटिव हमको नहीं दिखा था। ठीक है, एक अभी कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है वो भी बताना है इसके अंदर। टीचर शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स में आपको उदाहरण और गैर उदाहरण को पहचानना है। ठीक है, और उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को प्रभावित करता है। तो ये पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद 7 जो है ये है कंडक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में। ओके, तो ये भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कौन सी है ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ टॉपिक में से ही है। तो देखिए जो भी क्वेश्चंस आए हैं सीडीपी की अगर हम बात करें तो पीवाईक्यू में से तो दिख रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि ये है द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज़ द बिलीव दैट। इसको जब हम अच्छे से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ देयर आंसर्स तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन सा टॉपिक जो है पहले देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। ओके, तो बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, तो ये बोध आधारित शिक्षण जो है ना प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टीचिंग इज़ ए बिलीव दैट, किस चीज़ को बिलीव देता है। तो इसका आंसर जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पूरा उसका कंटेंट पढ़े, आप सिर्फ इसके ऑप्शन को देखकर भी पता लगा सकते हैं। ओके,
इसके बाद ये थोड़ा सा साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है कि विद्यार्थी जो है वो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। कैसे हम लोग पढ़ाएंगे जब उसको पढ़ने की ही प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम है। तो डिसलेक्सिया का टॉपिक भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हुआ है, राइट। इसके बाद इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है कि जो बच्चे गिफ्टेड बच्चे हैं उनको हम किस तरीके से समझा सकते हैं, किस प्रकार से एक्टिविटी कर सकते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। जो बच्चे जो हैं श्रवण बाधिता है, जिसको हियरिंग इम्पायरमेंट की प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत है, इस बच्चे की प्रॉब्लम किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम लोग ने टॉपिक पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नया टॉपिक है, राइट, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशन के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, तो भाई ये भी तो हमने पढ़ा हुआ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन किस प्रकार से हेल्प करता है क्लास में, ओके। बट हाँ कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में पूछा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 वाला क्वेश्चन। अब इसमें किसके बारे में पूछा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा कथन सही नहीं होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी के बारे में, वो आपको टिक लगाना था। इसके बाद एक प्रगतिशील कक्षा, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम कब एक प्रोग्रेसिव बनता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी पढ़ा हुआ है प्रोग्रेसिव के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट द इंटेलिजेंस सपोर्ट द रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स, ठीक है। तो इसमें इंटेलिजेंस के बारे में बात हुआ है, इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद जेंडर के बारे में बात हुई है, ओके, जेंडर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बात हुई है यहाँ पर। इसके बाद लॉरेंस कोहेलबर्ग की बात हुई है, ओके। तो ये सारे टॉपिक जो है हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने नहीं पढ़ा हुआ है। इसके बाद ये जो जनरल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, ये आपको बताना है, ओके। बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, भाई किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये तो थियरी हम लोग ने पढ़ाई है, क्योंकि थियरी जो है, जो भी 4 ऑप्शंस दिए हैं थियरी में ना, ये चारों ऑप्शंस ना अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए हो या फिर आपने एक भी बार एग्ज़ाम नहीं दिया है, याद रखिए ये चारों ऑप्शंस जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता ही है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है। इसके बाद समावेशी कक्षा के बारे में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। इसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग्स एंड द प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को और क्रिएटिव थिंकिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ा है, किस प्रकार से हम प्रमोट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन को ऑप्शन पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। फिर कथन ए और कथन बी का टिक लगाना है आपको। संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी हम लोग ने पढ़ाई है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी यही है कि सही टिक लगाना है, उसको अगर 24 को हटा दिया जाए तो ये अभी देखो भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं वो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, इजी इसका आंसर होगा। इसके बाद महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है, ओके। महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, तो ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये थोड़ा सा इजी नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। इसके अगर ऑप्शन भी देखो तो एकदम महाभारत की तरह इतने बड़े बड़े ऑप्शन है भाई कि पढ़ने में ही ये कम से कम आपका 5 मिनट तो ले ही लिया होगा। मतलब पेपर जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा हम कह सकते हैं, ओके। हाँ टॉपिक तो वही है बट क्वेश्चन को घुमा फिरा के कहा गया है, ये भी हम कह सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, तो ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से जीन पियाजे के बारे में ही है कि 4 विभिन्न अवस्थाएं किस प्रकार से गुणात्मक हैं, उसके बारे में बताना है। इसके बाद देखो लेव वाइगॉत्स्की के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके बाद वापस से जेंडर के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। मीन्स अगर देखा जाए ना तो इस बार जेंडर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हैं, जीन पियाजे के रिगार्डिंग 2-3 मार्क्स से क्वेश्चंस आए हैं, कोहलबर्ग के बारे में आया है, ओके। तो ये जो क्वेश्चंस है वो सारा आपको नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना पड़ेगा और थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये साइंस और मैथ्स वालों के लिए है। हम अब आ जाते हैं सोशल साइंस पे, ठीक है।
तो अगर हम बात करें कि 30 में से कितने क्वेश्चन जो थे वो डिफ़िकल्ट थे और कितने क्वेश्चन थे जो थे वो इजी थे, तो देखो इजी तो सच बोल रहे हैं, तो आप लोग भी सही बोल रहे हैं कि पेपर इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से कैसे दिए हैं, थोड़ा सा टॉपिक तो वही दिया है बट घुमा फिरा के दिया हुआ है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है समझने में। ओके, टॉपिक वही है बट घुमा फिरा के दिया गया है। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा हम लोगों को इसका? 31 से स्टार्ट है ना शायद से। ओके, वी गॉट द सोशल साइंस पेपर। अब आते हैं यहाँ पे सोशल साइंस, जो सबको लगता है हार्ड, आते हैं उसी के ऊपर ने। जो क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए 30 में से 5 क्वेश्चन जो है सीडीपी वाला ये अलग था, मतलब 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो थे वो टॉपिक के रिगार्डिंग थे। हाँ, बट कंफ्यूजिंग ज़रूर था, कंफ्यूजिंग ज़रूर था। अब देखते हैं 31 वाला क्वेश्चन। समताप मंडल के बारे में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। समताप मंडल जो होता है कंडीशंस फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, जो एरोप्लेन है उसको उड़ने के लिए सही होता है क्या? तो अगर होता है तो क्यों होता है? क्योंकि लो एयर प्रेशर होता है, विंडी कंडीशन होता है, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, एंड यही वाला आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही आएगा। ओके, ये सारा मैंने करवाया हुआ था आपको, ये वाला भी बहुत इजी है। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? भाई रेल मार्ग आएगा इसका आंसर, बिना कुछ देखे ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार से संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाव है? मानव निर्मित संसाधन, अजैव संसाधन। तो देखो इसको हम नहीं बोल सकते, हमने पढ़ा नहीं है, बहुत इजी। मुझे तो 3 क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहे हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस इजी है। हमें किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन मेड या एबायोटिक रिसोर्सेज या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखो इसमें से ना हम ह्यूमन मेड रिसोर्स को भी कर सकते हैं एंड रिन्यूएबल रिसोर्स को भी कर सकते हैं। आंसर जो होगा 4 होगा, क्योंकि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को वापस से हम रिन्यू कर सकते हैं, राइट। इसके बाद गल्फ क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है? गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि यह डैश है, यह 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकता कि ये नहीं आता है चाहे न्यू है, पर ये 9th का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बोला था कि 9th के टॉपिक्स में से, 9th की बुक्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है वापस से शोभ मंडल, बहिमंडल, समताप मंडल और बाह्य मंडल, मतलब इस टॉपिक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो दिख गए। ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोग को करवाया था। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, राइट। रेडियो ट्रांसमिशन किस में होता है? रेडियो ट्रांसमिशन किस में होता है? थर्मोमीटर में। एंड इसके बाद वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फियर में। थीन एयर कहाँ पर मिलेगा? एक्सोस्फियर में। थीन एयर एकदम पतली एयर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन। इस बार ना संसाधन पे बहुत टॉपिक, मतलब बहुत क्वेश्चंस आए, तो इसके ऊपर तो मैं वीडियो ज़रूर आजकल मैं बना दूंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं इसको लिख ही लेती हूँ, क्योंकि संसाधन टॉपिक देखो इससे पहले भी मिनरल्स के बारे में आ चुका है, राइट, और अभी भी मिनरल्स के बारे में आ चुका है। तो ऐसे टॉपिक को लिखना पड़ेगा जो टॉपिक जो है न्यू है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर जो एग्ज़ाम्स हो तो किसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो नहीं छूट के जाना चाहिए। तो संसाधन के ऊपर पक्का एक वीडियो बनेगा। चलिए, पर अभी तक क्वेश्चन जो है मुझे काफ़ी हद तक इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो बताना है आपको। यह सच्ची बताना बहुत ईजी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू सदर्न हेमिस्फीयर, गलत है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू सदर्न हेमिस्फीयर, यह सही है। एंटार्क्टिक सर्कल, गलत। ऑप्शन नंबर 4 ही सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब इसमें तो मैं सिर्फ टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली थी, पर मुझे आंसर्स भी आ रहे थे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गिव द आंसर्स ऑल्सो। ये नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और विथ आंसर्स। ओके, चलो देखते हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, ये मैंने आप लोग को करवाया था।
ये मैंने आप लोग को करवाया था, ये एकदम लास्ट के टॉपिक्स में से ही करवाया था। इसके आंसर ही बहुत इजी है, ये मैंने करवाया था आप लोग को, मुझे अच्छे से याद है। ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था, ये 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में क्या समय होगा? 45 डिग्री में कितना समय होगा? ओ हो, वाह 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 वाह, मतलब कितना घंटा आगे चले जाओगे आप लोग? हमारा जो इंडिया है वो कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री पे, राइट। 82.5 डिग्री पे अगर समय होता है तो हम 5.5 घंटा आगे है, तो ये तो पूरा आधा पूरा 82 का हाफ करेंगे तो कितना होगा हमारा? 41 पे 45 पूछा है, राइट। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 बजेगा यहाँ पे, ठीक है। पर उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने ऐसे तुक्का लगा के बता दिया है कि 3 आएगा शायद। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ये भी बहुत ईजी है, पेपर तो मुझे इसका बहुत ईजी लग रहा है, क्यों आप लोग ने ऐसा बोला है? चलो देखते हैं नेक्स्ट। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होते हैं। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? ये भी इजी है, पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं पढ़ा हुआ है। इसके बाद ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई रेखा को इक्वेटर बोलते हैं भाई, विषुवत रेखा बोलते हैं, बहुत इजी। इसके बाद पढ़ा हुआ था सारा। इसके बाद कृषि के प्रकार और क्षेत्र प्रदेश। मैं आपको बोलूँ एक बात ना, अगर आप चाहते हो ना कि आपका सोशल साइंस का पेपर अच्छा जाए, आप ना अभी फ्री होंगे ना, प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मुझे एसएस के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ और क्योंकि मैंने एसएसटी पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो, स्थानांतरित कृषि क्या होता है? वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि, जलवासी पशु चारण। ओके, तो ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, बट इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। बट अभी हमको सिर्फ टॉपिक देखना है, तो देखो एक जो है वो न्यू टॉपिक मिल चुका हम लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृति विविधताओं की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। चलो ये भी एक नेक्स्ट नया क्वेश्चन है 2, पर इसको आराम से पढ़ेंगे तो इसका आंसर हम लोग हल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हल नहीं कर सकते, ठीक है। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ मतलब क्या होता है? प्रिजुडाइज मतलब क्या होता है? प्रिजुडाइज मतलब बहुत ही इजी टॉपिक, जज देम नेगेटिवली, फर्स्ट ही इसका आंसर है। अच्छा, एबीसीडी में दिया हुआ है क्या? कंसिडर देम सुपीरियर टू डिसरिस्पेक्ट दोज हु आर डिफरेंट, यस सी भी सही है। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप, ACD इज़ द करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। चलो आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में है? एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब भेदभाव के बारे में है या प्रगतिशीलता के बारे में है, पूर्वाग्रह, रूढ़िवाद। तो ये पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, पर पक्का आपको आंसर इसका मिल ही जाएगा। ये भी बहुत इजी है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्या कहना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया है, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर अंडर द एम्बिट ऑफ विच फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ इंटरप्टेड राइट टू फूड, राइट टू प्राइवेसी मतलब प्राइवेसी देने का अधिकार दिया है, फूड देने का अधिकार है जनता को, पॉल्यूशन फ्री वाटर मिलने का अधिकार है जनता को। वो कौन से फंडामेंटल राइट्स में आता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है। मतलब आपको अनुच्छेद तो पहले से ही पढ़ने थे, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, राइट। अनुच्छेद के लिए पक्का एक वीडियो बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। वाक्य का अर्थ क्या है? वाक्य का अर्थ यही है कि भाई वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, जेंडर का हो, नस्ल का हो, काला हो, गोरा है, कानून की दृष्टि से सब समान होते हैं, यही इसका आंसर आएगा। तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे हम लोग आराम से। आज सिर्फ हम देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में भिन्नता क्या है वो बताना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये है राजमिस्त्री, कौन है इसमें से? घरेलू कामगार का मतलब क्या होता है? सब्जी विक्रेता को क्या बोलते हैं? दुकान में सुपरवाइज़र जो होते हैं। कौन सा युग्म सही मिलन है? इसमें से पूरा सही लगाया है, तो कौन सा सही मिलन है वो आपको ढूंढना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें मिल चुका है। नेक्स्ट जो है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। अच्छा,
तो मोस्टली किसके वजह से हो रहा है, इसका प्रवासन के कारण क्या है, क्यों लोग अपने गांव को छोड़ के शहर में आ रहे हैं, वो बताना है। सार्वजनिक सेवाओं के बारे में, पब्लिक सर्विस के बारे में भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 इंसिडेंट्स आर आइडेंटिफाइड आर वायलेशंस। मतलब निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में होती है, वो आपको बताना है। इसके बारे में पढ़ाई है। एसटी कास्ट एंड एससी कास्ट के बारे में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है कि हमारा जो सिस्टम है वो किसके ऊपर स्टैंड करता है, ठीक है। इसके बाद मिड डे मील के बारे में भी पढ़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है जो हमने मिड डे मील के बारे में भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए और बी में से कॉन्टेक्स्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ये खिलाफत मूवमेंट इज़ द न्यू टॉपिक, ठीक है। तो जो खिलाफत आंदोलन है वो एक इजी टॉपिक, मतलब ये हार्ड टॉपिक है, तो न्यू टॉपिक देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारे संविधान की नज़र में सबको बराबर मान्यता है। ए और आर को देख के आपको पता लगाना है, वो आप इजीली लगा सकते हो, ओके। इसके बाद इल्बर्ट बिल के बारे में आया है भाई, ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, ओके, न्यू टॉपिक है ये। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनः व्याख्या करने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ओहो, ये 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये किसने बोला था वो आपको बताना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बेगम रुकैया सखावत हुसैन है, ऐसा लग रहा है मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 वाला कि 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता, ये ए और बी को देख के देखना है सही है कि गलत है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब को सॉल्व करेंगे तो आराम से देखेंगे। इसके बाद देखते हैं ज्योतिराव फुले के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ज्योतिराव फुले के बारे में हम लोग ने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिडिवल पीरियड से क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्यों कम जानकारी है वो आपको बताना है। इसके बाद हंटर्स एंड गैदरर में से भी आया है, मतलब 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में से क्वेश्चंस आए हैं। ये पहले वाला भी 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है, ये भी 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का ही है, ओके। महाजन पदों के बारे में है, रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ द रेगुलर टैक्स। ये जो महाजन पदन है ना, ये 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है, मीन्स ये टेक्स्ट बुक का ही आया है, कहीं से उड़ के नहीं आया है। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू अबाउट द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी उसके बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। नेक्स्ट जो है खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी इसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, हाँ। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एसएस का क्वेश्चन तो है, थोड़ा सा ट्रिकी आया हुआ है, थोड़ा सा न्यू टॉपिक को डाला गया है, बट हम देखो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो मैंने देखा हुआ है लग रहा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे, कहाँ पर चूना पत्थर के बने हुए औजार मिले थे वो बताना है। तो देखो हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत ही नहीं है भाई, बहुत अनंत सब्जेक्ट है, बहुत अब कितना भी पढ़ लोगे ना तो भी अंत तक ये कम ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें से आपको A B C D ये सब करना पड़ता है, ये 2019 से आ रहा है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये भारतीय कपड़ों की मांग बढ़ी, ये सब क्वेश्चन जो है 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का है। इसके बाद बुद्धा जो है उसका टीचिंग जो था, ये किस प्रकार की जीवनी उन्होंने बताई है, किस प्रकार की लाइफस्टाइल बताई है वो बताना है। इसके बाद A और R में से कौन सा कथन सही है वो तो पढ़ के हम बता सकते हैं। इसके बाद ये एक स्टोरी दी गई है ना एक बच्चे के बारे में कि स्कूल में बच्चा कुछ कर रहा है तो उसको किस प्रकार टीचर
टैकल करेगी तो वो बच्चा जो है वो किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करा, जेंडर स्थिरता, जेंडर वर्गीकरण, जेंडर भेदभाव, ये इजी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाना है एसएस में, सिर्फ इस प्रकार का क्वेश्चन जेंडर के रिगार्डिंग, तो सभी पास हो जाएंगे, इतना ईजी होता है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 क्वेश्चन दैट इफ़ द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट देन हाउ आर मैप शोइंग एवरीथिंग एज फ्लैट। तो अगर मैप जो है सपाट नहीं होती तो मानचित्र जो है कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है मैंने आज ही, ये 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर है, लेसन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक ए और आर को पढ़ के बताना है। 75 जो महाभारत है भाई, वो साप्ताहिक बाजार में और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर होता है, ये 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ लग रहा है मुझे, बट हाँ अभी तक पेपर में मैंने इसको नहीं देखा है, ये फर्स्ट टाइम पेपर में आया है, बट मैंने पढ़ाते वक्त ये जब मैंने कहीं पढ़ा होगा तो मैंने इसको पढ़ा है। इसके बाद डेमोक्रेसी का क्या रोल है, पीपल कैन पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी, तो किस प्रकार से डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं वो आपको बताना है। मैं इसका आंसर आप टिक लगा सकते हो, ये पढ़ा हुआ ऐसा लग रहा है। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड हेल्प चिल्ड्रन टू क्रिटिकल थिंक अबाउट वीमेंस वर्क इन सोसाइटी। वीमेंस का जो सोसाइटी में जो काम कर रही हैं वो, तो इसका बच्चा किस प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग करेगा वो आपको बताना है। देखो पेपर जो है ना, बच्चों का पेपर छूटा है और बच्चों का पेपर लेंदी भी है, बोल रहे थे लेंदी भी है, ऑफकोर्स लेंदी है। आप ऑप्शन देख के ही समझ सकते हैं, मैं होती तो पढ़ती ही नहीं, अपने मन से एबीसीडी खेल जाती, एबीसीडी अपने मन से ही भी लगा देती। इतने बड़े बड़े ऑप्शन कितना टाइम कंज्यूमिंग है, इससे अच्छा तो बिना पढ़े टिक लगा दो। ठीक है, तो ये जो है साइकोलॉजी के बेस्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षिका जो है अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, तो ये तो इजी है, साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके ऊपर है, ये फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर है। ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ नहीं है, न्यू है ये भी। इसके बाद कौन सा कथन दर्शाता है ए और सी डी ए में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। ए और आर में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। ये मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसके बाद बेस्ट पेडागोजिकल मेथड क्या है बच्चों के लिए। ओके, ये आपको चारों में से ढूंढ के बताना है, ये ईजी है। इसके बाद आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है, तो किस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल अच्छा होगा बच्चे को संवेदनशील बनाने के लिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 86 की अगर बात करें तो विद्यार्थी द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को शैम्पट का इस्तेमाल इनमें किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो वाटर के बारे में बच्चे को टीचर बता रही है क्लास में, तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किस प्रकार से करेगी, भाई ये भी ईजी है। ठीक है, पर ऑप्शन पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि ऑप्शन डिफ़िकल्ट है कि हार्ड है। इसके बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक जो है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाती है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्यों का पूरा करता है, मतलब टीचर का उद्देश्य क्या है वहाँ पर लेके जाने का। तो ऑफकोर्स बच्चा जब ठीक से देखेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, राइट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शुड अ चाइल्ड हैव प्रायर नॉलेज अबाउट द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन के बारे में टीचर बच्चों को क्या पता होना चाहिए। टॉरिड जोन लॉन्गिट्यूड्स है, प्राथमिक जानकारी क्या होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूड्स, ग्लोब, इंसोलेशंस या फिर लैटिट्यूड्स के बारे में। तो बच्चों के पास सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, ग्लोब का होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, मतलब कि ए बी डी, ऑप्शन नंबर 2। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रातः धारणाएं हैं। सिर्फ धारणाएं हैं, ये धारणाएं तो आप खुद समझ सकते हो। इसके बाद 90 वाला क्वेश्चन ये है कि ए और आर में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, तो ये भी कर लेंगे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर देखो कितने क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 90 क्वेश्चंस होते हैं ना,
60 क्वेश्चंस होते हैं। 60 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, 60 मार्क्स का। और इसमें से हम इतना बोल सकते हैं कि हाँ 20 क्वेश्चन जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि हमने पहले PYQ में सॉल्व नहीं किया था, या फिर पहले के ऑफलाइन पेपर में भी कभी नहीं आया है, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, पर 40 क्वेश्चन ऐसे हैं कि हाँ भाई देखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में से ही है, टेक्स्ट बुक का बाहर का नहीं है। हाँ थोड़ा सा घुमा के दिया है, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन को भी थोड़ा सा घुमा के दिया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने की कोशिश किया है। बट ये कोशिश जारी ही रहेगी CBSE के तरफ से, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं। तो टीचर के हिसाब से अब ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चंस आपको भी देते हैं, ताकि आप भी बैठ के थिंकिंग ही करें वहाँ पे, ठीक है, टिक ना करे, सब थिंकिंग करती रह जाए। तो ये हो गया। अब देखो जो पैराग्राफ की बात की जाए तो पैराग्राफ भी काफ़ी हद तक हार्ड ही था, सबको हार्ड लग रहा था, ठीक है। और हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का पैराग्राफ भी काफ़ी हद तक हार्ड ही था। पर मुझे ऐसा लगता है जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको हिंदी इजी ही लगता है, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश हार्ड ही लगता है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको हिंदी हार्ड ही लगता है। तो ये वाइसे वर्सा है। तो जिसको हिंदी समझ में आएगा वो हिंदी आराम से पढ़ के कर लेगा, क्योंकि ऑप्शन तो भाई ये जो पैराग्राफ दिया है ना इसी के अंदर छुपा है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है और फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। बट वही फाइंड आउट हम नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि हम तो हो जाते हैं स्ट्रेस में, इसीलिए हमको आंसर नहीं मिलता। तो चलिए फिर यही रहा आपका पेपर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आराम से पेपर को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। पहले HDP करेंगे, फिर SS करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।